हमने सोल्यूट लिया, सोलवेंट में डाला और डिसॉल्व कराया, डिसॉल्व हो गया, यानी कि सोल्यूबल था। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सोल्यूबिलिटी। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सोल्यूबिलिटी। किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की दूसरे पर्टिकुलर सब्सटेंस में सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, सोल्यूबल होगा तो कितना सोल्यूबल होगा, इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या भैया? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है भैया? सोल्यूबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की का वो अमाउंट है भैया, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का जो जनरली अमाउंट लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? 100 ग्राम। सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट का या सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व होगा वो उसकी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी। सपोज कि मैं ले लेता हूँ नमक और पानी में वो डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो पानी में 100 ग्राम लूँगा और मैंने देखा भाई 40 या 50 ग्राम जो है वो नमक डिसॉल्व हो गया, तो वो 40 ग्राम या 50 ग्राम क्या होगी? उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। किसमें? पानी में। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर मुझे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या करता है भैया? आपका सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं भैया, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। हमने क्या देखा भैया? सोल्यूट डिसॉल्व करा रहा हूं, है ना? सोल्यूट क्या करा रहा हूं भैया? इस सोल्यूट को डिसॉल्व करा रहा हूं इस सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट का कितना अमाउंट लेना पड़ेगा मुझे? 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया। अब इस सोल्यूट का मैंने थोड़ा सा अमाउंट डाला, सोल्यूबल कराया, वो डिसॉल्व हो गया। फिर थोड़ा सा अमाउंट डाला, सोल्यूबल कराया, वो डिसॉल्व हो गया। फिर और लिया और कराया, और लिया और कराया, और लिया और कराया। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? सोल्यूट ने डिसॉल्व करना बंद कर दिया। वो नीचे नीचे क्या करने लगा? वो बैठने लगा। उस टाइम पे जो भी उसका अमाउंट जितना डिसॉल्व हो चुका है भैया, उसको डिसॉल्व कर कर घुमा घुमा के देख लिया हमने, उसमें जितना भी अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है उसको क्या कहूँगा? उसकी सोल्यूबिलिटी। उसको क्या कहूँगा जी? उसकी सोल्यूबिलिटी। तो ये तो थी जी सोल्यूबिलिटी की। भैया सोल्यूबिलिटी किसको मानूंगा? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि भैया कौन सा डिसॉल्व होता है कौन सा नहीं, बट उससे पहले देख लेते हैं कि सोल्यूबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो सोल्यूबिलिटी 4 फैक्टर पे जनरली डिपेंड करती है कि सोल्यूट का नेचर क्या है, सोल्वेंट का नेचर क्या है, उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। बहुत बढ़िया। तो सोल्यूट का नेचर, यानी कि क्योंकि सोल्यूट डिसॉल्व करा रहे हो ना, सॉल्वेंट का नेचर क्योंकि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा रहे हो आप, तो उस पर क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा रोल, वो पिक्चर में आएगा। टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है, इन चारों चीज़ों पे हमारी सोल्यूबिलिटी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं हम कौन कौन सी किस किस की सोल्यूबिलिटी की बात करें, क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे अभी तक। जिन्होंने भी पिछले पार्ट्स नहीं पढ़े हैं या पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। हमने सॉल्यूशंस के ऑलरेडी 3 पार्ट्स डाले हुए हैं, तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और उन सभी को जाके ज़रूर देखिए, तो आपको एक कॉन्टीन्यूटी मिलेगी। तो चलिए हम कौन सी सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन सी सोल्यूबिलिटी की हम बात करेंगे भाई? सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड की लिक्विड में और गैस की लिक्विड में। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम कौन से सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं भैया? लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं और उन्हीं के बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो हम इन 3 की बात करेंगे
तो सबसे पहले आते हैं भैया किसकी, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और जानते हैं कि कौन सा सॉलिड डिसॉल्व होगा और कौन सा सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा। बहुत बढ़िया, कौन सा सॉलिड डिसॉल्व होगा और कौन सा सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं विच इज पानी, है ना, वाटर ले लिया हमने। पानी, पानी कैसा होता है हमारा, पोलर होता है। वाटर कैसा होता है जी, पोलर होता है। अब सॉलिड इन लिक्विड कि अगर मैं सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो पहले देखूंगा भाई सोल्यूबल है भी या नहीं। तो अगर सोल्यूबल है उसके बाद सोल्यूबिलिटी की बात करूंगा। तो मैंने देखा भैया कुछ तो सोल्यूबल है, कुछ सोल्यूबल नहीं। मैंने देखा भैया NaCl को पानी में डाला तो वो घुल जाता है, शुगर को पानी में डाला तो वो घुल जाता है, बट एंथ्रासीन को पानी में डालो तो वो नहीं घुलता है, नेप्थलीन को पानी में डालो तो वो नहीं घुलता है, यानी डिसॉल्व नहीं होता। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई। तो मैंने एक चीज नोटिस की भाई, जो हमारा पानी है वो कैसा है, पोलर है। NaCl और शुगर भी कैसे हैं जी, ये भी क्या है, पोलर है। बट एंथ्रासीन और नेप्थलीन कैसे हैं, नॉन पोलर है। तो एक फंडा हमारे में क्लियर हुआ अब कि भाई लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, पर नॉन पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर वाला पोलर में और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए एंथ्रासीन और नेप्थलीन तो पानी में सोल्यूबल नहीं थे, NaCl और शुगर जो थे वो पानी में सोल्यूबल थे। तो यही फंडा आप लगाइएगा। अब इसके बाद देखेंगे भैया सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे। सोल्यूबिलिटी ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या भाई, मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व हो रहा है। हमने सॉलिड लिया, कोई भी सॉलिड लिया, उसको किस में डाला, सॉल्वेंट में डाला, और हमने क्या करा भैया, चेक किया कि उसका मैक्सिमम अमाउंट उस सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो रहा है। तो उससे पहले हम एक प्रोसेस समझने की कोशिश करने लगे भाई। हमने सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट में डाला और डिसॉल्व कराया, डिसॉल्व हो गया, यानी कि सोल्यूबल था। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सोल्यूबिलिटी 0 हो गई। अब अगर सोल्यूबल है तो कितना सोल्यूबल है, तो मैंने क्या लिया, सोल्यूट लिया, उसको पानी में डाला भैया, वो डिसॉल्व हो गया। फिर और लिया सोल्यूट, सोल्यूट मान लो शुगर था तो और शुगर ली, पानी में डाला, वो डिसॉल्व हो गया। तो क्या हुआ भाई, शुगर सोल्यूशन बन गया। और शुगर ली, पानी में डाली, और डिसॉल्व हो गई, शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, है ना, अमाउंट बढ़ गया, अमाउंट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। फिर मैंने और शुगर लिया, पानी में डाला, पर अब उसने डिसॉल्व होना क्या कर दिया भाई, बंद कर दिया, अब वो नीचे बैठने लगी, राइट। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे तो आपका जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर जाया जा रहा है। तो एक प्रोसेस चल रही थी, कौन सी थी, उस प्रोसेस का नाम होता है डिसोल्यूशन। क्या होता है जी, डिसोल्यूशन। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है भैया, डिसोल्यूशन। और जब आपका सोल्यूट ने डिसॉल्व करना बंद कर दिया, वो बैठने लगा, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हुई जिसमें क्या हो रहा था भाई, जो सोल्यूशन के अंदर हमारे सोल्यूट पार्टिकल थे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, और कभी ना कभी जाके इसमें जो नीचे बैठा हुआ सॉलिड सोल्यूट है उससे जाके टकराएंगे, और जैसे ही टकराएंगे उसके साथ क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं जी, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन भी चल रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी चल रहा है। आप कहोगे कैसे सर, डिसोल्यूशन कैसे चल रहा है, डिसोल्यूशन तो बंद हो गया था। भैया अगर सॉल्यूशन के अंदर से
सोल्यूट पार्टिकल बाहर आएगा, इट मीन्स वहां पे फिर कमी हो गई और फिर बाहर वाला फिर कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। यानी दोनों प्रोसेस इस टाइम पे क्या चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं। बट इससे पहले जनरली एक ही प्रोसेस चल रही थी विच इज डिसोल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने और शुगर सॉल्यूशन और शुगर डाला बेसिकली, तो क्या हुआ, अब देखो पहले कम डिपॉजिट था, अब ज्यादा डिपॉजिट हो गया। क्यों भाई, और डाल दिया, अब घुलना ही बंद हो गया, तो जितना डालोगे वो तो बाहर ही पड़ा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें चीज समझ आई भैया, दो तरह की प्रोसेस चलती है, एक जो सोल्यूट पार्टिकल को सोल्यूशन के अंदर लेके जाती है विच इज डिसोल्यूशन, और दूसरी जो सोल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन के अंदर से बाहर लेके आती है विच इज क्रिस्टलाइजेशन। तो दोनों को समझ लेते हैं भाई क्या होती हैं दोनों चीजें। डिसोल्यूशन वो प्रोसेस है when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve, कुछ solute dissolve हो जाता है and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. बहुत बढ़िया, यानी कि solute particle का solvent के अंदर जाना। दूसरी is crystallization. Some solute particle in solution collide with the solid solute particle and get separated, बाहर आ जाते हैं भैया, आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इनको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या देखा भाई, सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डाला, सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डाला तो एक प्रोसेस चली डिसोल्यूशन, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट पार्टिकल की बढ़ गई और आपस में सोल्यूट पार्टिकल क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे, एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो गया, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर से कम हुई, पर वापस से क्या हो गई, डिसोल्यूशन बढ़ गया होगा तो कंसंट्रेशन बराबर। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया कि भाई डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक साथ चलेगा। क्या क्या आ गया भैया, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। बहुत बढ़िया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। इस तरह की चीजों को जिसमें और सोल्यूट पार्टिकल डिसोल्व नहीं हो सकता, इस तरह के सॉल्यूशंस को कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और इस टाइम पे हमें पता है भाई मैक्सिमम सोल्यूट डिसोल्व हुआ है, तो जो भी उसका अमाउंट हमारा डिसोल्व हुआ है सोल्यूट का, उसी को मैं क्या कहूंगा, उसकी सोल्यूबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a specified amount of solvent at particular temperature is called solubility. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में जितना भी सोल्यूट अमाउंट डिसॉल्व हुआ है वही क्या होगा, हमारा सोल्यूबिलिटी। अब समझ लेते हैं भैया, वैसे मैंने बता दिया है सैचुरेटेड क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी एडेड, और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at the same temperature is called saturated solution। और उस टाइम पे जो सोल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व है उसी को क्या कहूंगा, सोल्यूबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना अमाउंट सोल्यूट का डाला है। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड आया तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है भैया कि भैया जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज इफेक्ट। किस किस का इफेक्ट पड़ता है भैया, तो नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है तो डिसॉल्व होगा। अगर सोल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो डिसॉल्व होगा, अदरवाइज जनरली डिसॉल्व नहीं होगा, होगा तो कम होगा। डिपेंड करता है कि उनमें किस तरह की इंटरेक्शन है।
सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल्स में। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरी चीज जिस पे डिपेंड कर रही थी हमारी सोल्यूबिलिटी वो थी टेम्परेचर। तो हम पढ़ेंगे भैया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा भैया एक डायनामिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। सोल्यूट को जब मैं सॉल्वेंट के अंदर डाल रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो उस टाइम पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया दो तरह की प्रोसेस में, एक डिसोल्यूशन में और एक क्रिस्टलाइजेशन में, यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। और अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो एक कॉन्सेप्ट लगेगा विच इज ली चटर्लियर प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया। तो अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करूं तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं। हमने पढ़ी थी दो तरह की प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में, एक होता है भैया एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब। हीट को क्या करती है भैया, एब्जॉर्ब करती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जो हीट को क्या करती है, रिलीज करती है। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो भाई मतलब हीट दे रहे हो, राइट। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, तो कैसे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। किसके लिए भाई, एंडोथर्मिक के लिए। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच जिनका ग्रेटर देन 0 होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। और अगर एक्सोथर्मिक की बात करूं जिनमें हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक की बात करूं जिनमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उनमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी भाई, डिक्रीज करेगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा क्या एस्टेब्लिश हो गया था, डायनेमिक। बहुत बढ़िया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने समझ लिया भाई सोल्यूबिलिटी पे। अब आते हैं भैया अगला पॉइंट विच इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि जब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैंने देखा भैया लिक्विड और सॉलिड दोनों ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और अगर उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता तो सोल्यूबिलिटी पे उनका एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट है सोल्यूबिलिटी पे, किसकी, सॉलिड इन लिक्विड। तो देख लेते हैं भैया, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। क्यों भैया, इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस ही नहीं किए जा सकते, एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड रहेंगे भाई बाय चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर का एज सच कोई इफेक्ट नहीं है, तो नो इफेक्ट कह सकते हो आप भाई। आगे आ जाते हैं जी किस पे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हमने सॉलिड का पूरा पोर्शन देख लिया भाई। हमने क्या देखा भैया कि कौन कौन सा सोल्यूबल है, कौन कौन सा सोल्यूबल नहीं है। फिर हमने देखा भैया क्या कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, और फिर हमने देखा प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। अब आ जाते हैं भैया सोल्यूबिलिटी, गैसेस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में। सोल्यूबिलिटी सेम उसी पे डिपेंड करेगी भाई, लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा किस पे इफेक्ट करेगी भाई, फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ लिक्विड एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। इन चार चीज़ों पे यहाँ पे भी डिपेंड करेगी भाई। ठीक है जी। अब आ जाते हैं भैया आगे, आगे आ जाते हैं भैया। सबसे पहले आया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सोल्यूट सॉल्वेंट तो हम देख चुके हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट देखना चाहते हैं हम सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में लिक्विड ले लिया और ऊपर गैस भर दी भाई। अब उसका मैंने क्या करा, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर क्या कर दिया भाई, बढ़ा दिया। पिस्टन पे वेट रख दिया, प्रेशर बढ़ गया, पिस्टन दब गया।
एकदम से प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे ये गैस पार्टिकल जो है इस सॉल्यूशन पे क्या लगाने लगेंगे, प्रेशर लगाने लगेंगे। और क्या होगा भाई, इसकी वजह से ये जो गैस पार्टिकल है सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा जाने लगेंगे। सेम कॉन्सेप्ट चलता है भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप और दूसरी चीज़ें, उसमें क्या करी जाती है, गैस भरी जाती है भाई। ऊपर से गैस भरी जाती है, हाई प्रेशर पे भर देते हैं तो वो गैस जो है वो उस लिक्विड में सोल्यूबल हो जाती है। तो क्या लगा भाई, यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट लगा। पर ये जो इफेक्ट था सबसे पहले किसने देखा भैया, हमारा हेनरी जी ने देखा। किसने देखा भाई, हेनरी जी ने देखा। और उसने क्या दी, अपनी लॉ दे दी इस पे, थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या दे दी भैया, लॉ दे दी। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अगर मैं देखूं तो मोल फ्रैक्शन को उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये जो जाई है ये मोल फ्रैक्शन है। अभी समझते हैं भाई, कुछ टर्मोलॉजी समझ लेते हैं। उसने क्या कहा भैया, ये जाई है मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, इसी को मैं सोल्यूबिलिटी भी कहूंगा। फिर उसने कहा जो P है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। आपने पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हो 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे दोबारा से हल्का सा रिवाइज करवा दूंगा। जो P है वो पार्शियल प्रेशर है, मतलब अगर दो चार गैसें हैं तो एक गैस का अपना खुद का क्या प्रेशर है उसको क्या कहूँगा, पार्शियल प्रेशर। पर अगर एक ही गैस है तो जो भी वो गैस प्रेशर लगाएगी वो क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ क्या पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, या फिर प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, ऐसा कह सकते हो आप। बहुत बढ़िया। तो उसने कहा जितना भी गैस का प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस या सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस। बोलो हाँ ना, हाँ जी। तो यानी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो गैस का पार्शियल प्रेशर है उसी गैस की सोल्यूबिलिटी है। बहुत बढ़िया। जब मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसका उसने खुद अपने नाम पे नाम दे दिया, विच इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, P इज इक्वल टू KH(x). बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें क्या क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसकी यूनिट देखते हैं भाई, यूनिट क्या है इसकी, तो P इज इक्वल टू KH(x), यही था। बहुत बढ़िया। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, एटीएम, बार या टोर हो सकती है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही क्या होगी, हमारी हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट होगी। तो यूनिट इज इक्वल टू प्रेशर, जो भी यूनिट होगी हेनरी लॉ कांस्टेंट की होगी, प्रेशर की यूनिट होगी, या तो टोर हो सकती है, बार हो सकती है, या फिर एटीएम हो सकती है। दूसरी चीज उसने क्या बताया भाई, डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस का हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग अलग होगा सेम सॉल्वेंट में। एक ही सॉल्वेंट लो, अलग अलग गैस लो, उन सभी का हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग आएगा। बहुत बढ़िया। फिर उसने क्या बताया भाई, अगर एक ही गैस है बट अलग अलग सॉल्वेंट ले लिए तो भी हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या आएगा, अलग अलग आएगा। डिफरेंट गैस हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH, सेम गैस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH फॉर सेम सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया। इसने एक और चीज बताया भाई, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हेनरी लॉ कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। और हेनरी लॉ कांस्टेंट अगर इंक्रीज करता है तो सोल्यूबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। कैसे भाई, मान लो मैं प्रेशर कांस्टेंट ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, KH क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या तो मोल फ्रैक्शन या सोल्यूबिलिटी। बोलो हाँ ना। तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगी, घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो KH अगर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी क्या करती है, घटती है। तो इसको ऐसे समझते हैं भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी गैस की लिक्विड में क्या करेगी, कम हो जाएगी।
बहुत बढ़िया। तो गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। कब? जब आपकी KH की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। और ये कब बढ़ रही थी, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, कम होगी। तो आपने देखा होगा भाई कि जो गर्म सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनमें गैस नहीं होती, और जो ठंडी होती है उसका टेस्ट अलग आता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। उसने ये चीज एक एक्सपेरिमेंट से ही बताई भाई। उसने क्या कहा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl ले लिया। उसने क्या कहा भाई, जैसे जैसे मैं HCl का प्रेशर बढ़ा रहा हूं उसका सोल्यूबिलिटी क्या कर रही है, वैसे वैसे क्या कर रही है, बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। उसने क्या कहा भाई कि अगर आपके पास ग्राफ है तो आप उससे KH की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सपोज आपके पास ये ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, KH की वैल्यू बताएगा। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू KH क्या है आपका, x के बराबर है। तो अगर आपको KH निकालना है तो आप इसको ग्राफ प्लॉट कर लो किसी भी गैस के लिए, तो KH निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। कैसे निकलेगा भाई, स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। या फिर आप कोई इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dx, तो वो आपको क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। और अगर आपको ये देखना है कि भैया आपकी लो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देखोगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, इट मीन्स हेनरी लॉ फॉलो हो रही है। अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं आ रहा है तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कि आपको मिक्सचर ऑफ गैस दे दी जाए सेम पिस्टन में, ये दिया था आपको कंटेनर, कंटेनर में मान लो इस कंटेनर में आपको मिक्सचर ऑफ गैस दे दी जाए, ऊपर क्या दे दी जाए, एक गैस ना देके मिक्सचर ऑफ गैस दे दी जाए, इसमें आपको मिक्सचर ऑफ गैस दे दी जाए। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आपको मिक्सचर ऑफ गैस दोगे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इन सभी पे प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या सब इक्वली डिसॉल्व होंगी? नहीं, सब इक्वली डिसॉल्व नहीं होंगी। हर किसी गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होगा, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम होगा वो कम डिसॉल्व होगी। तो अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस आपको दे रखी हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस आपको दे रखी हैं और उसको आप डिसॉल्व कराना चाह रहे हो, तो वो उसी तरीके से होंगी, जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी, जिसका पार्शियल प्रेशर कम होगा वो कम डिसॉल्व होगी। पार्शियल प्रेशर मीन्स उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर, टोटल प्रेशर मतलब सबका प्रेशर। बहुत बढ़िया। तो इफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट गैस डिसॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स पार्शियल प्रेशर। बहुत बढ़िया। हेनरी ने एक और चीज बताई भाई, हेनरी ने कहा भाई कि इस लॉ को मैं मोल फ्रैक्शन की जगह मास की टर्म्स में भी प्रेजेंट कर सकता हूं। उसने कहा भाई जो भी प्रेशर गैस लगा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना उसका मास डिसॉल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। तो उसने क्या कहा, हेनरी लॉ कैन आल्सो बी अप्लाइड बाय एक्सप्रेसिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास उसका डिसॉल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर। और अगर मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू के पी। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट नहीं है, हेनरी लॉ कांस्टेंट नहीं है भाई। और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, या अलग अलग टेम्परेचर पे अलग के की वैल्यू आएगी, अलग अलग प्रेशर पे अलग के की वैल्यू होगी, और अलग गैस होगा तो उसके लिए के की वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा था भाई, मैं आपको बताऊंगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। आपने क्या लिया भैया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में 3 गैसेस भर दी, सपोज 3 गैसेस भर दी। आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में 3 गैसेस भर दी, ए बी और सी। ठीक है, ये तीनों की तीनों गैसेस कैसे थी, नॉन रिएक्टिव। ये तीनों की तीनों गैसेस कैसे थी भाई, नॉन रिएक्टिव गैसेस थी। इन नॉन रिएक्टिव गैसेस का मतलब है कि भैया ये आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो अगर मैं इस पूरे कंटेनर में जो भी प्रेशर होगा वो निकालना चाहूँ तो उसको P मान लूंगा। वो किसके बराबर आएगा, A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर प्लस C का प्रेशर, यानी PA प्लस PB प्लस PC। ये PA, PB और PC क्या है, A का प्रेशर, B का प्रेशर और C गैस का प्रेशर। और यही क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। यही क्या है, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने क्या कहा भैया कि अगर आप मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले रहे हो, अगर किसी कंटेनर में आप मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले रहे हो, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। उसके ऊपर उसने आइडियल गैस इक्वेशन लगा के, उसके ऊपर उसने क्या किया भैया, आइडियल गैस इक्वेशन लगा के एक इक्वेशन निकाली जो क्या है जी, पार्शियल प्रेशर अगर मैं किसी भी गैस का निकालना चाहता हूँ वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो वो क्या आ जाएगा, पीटीबी। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ये पीटी क्या है भाई, टोटल प्रेशर। पीआई क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर। और एक्सआई क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस जिसका भी आप निकालना चाह रहे हो। क्या निकालना चाह रहे हो, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। राइट। तो चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं भैया, बहुत ही अच्छा सवाल है, जेई में आ चुका है ये ऑलरेडी सवाल, जेई मेंस का सवाल है जी ये। तो पढ़ लेते हैं भैया, क्या कह रहा है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस। सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, इन वाटर एट 298 केल्विन इज 10 टू द पावर 5 ATM, ये दे रखी है ना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, मोल फ्रैक्शन N2 का एयर में कितना आ रहा है, 0.8। द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजोल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर। पी टोटल हमें कितना दे रखा है, 5 ATM। तो हमें क्या निकालना है, सोल्यूबिलिटी निकालनी है भाई, सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर निकालनी है। जब वाटर के कितने मोल हो, 10 मोल, सिंपल ऐसा से कुछ बोला है। तो सोल्यूबिलिटी निकालनी है, इट मीन्स कि हेनरी लॉ लगेगी। हेनरी लॉ क्या कहती है भैया कि प्रेशर ऑफ, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। बहुत बढ़िया, यहाँ तक मामला समझ में आ गया। हमें निकालनी है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 वो क्या आ जाएगी भाई, पार्शियल प्रेशर बाय KH, बोलो हाँ ना। और पार्शियल प्रेशर कौन देगा मुझे, कौन देगा भाई पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर देगा डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैसे देगी भाई, वो कहती है भाई पी टोटल अगर पता है उसको मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मिल जाएगा, बोलो हाँ ना। गैस का अगर मैं एयर में निकालना चाह रहा हूँ तो एयर में मुझे मोल फ्रैक्शन पता है, N2 का कितना है, 0.5 भी दिया है क्या, नहीं 0.8 दिया है, 0.8। टोटल प्रेशर कितना है भाई एयर का, 5।
तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर N2 का आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर N2 का पता है, KH पता है, तो पार्शियल प्रेशर N2 का कितना, 5 × 0.8, और KH कितना है जी, 10 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा ये, 4 × 10⁻⁻5। इतना मोल फ्रैक्शन आ जाएगा उसका, इतना सोल्यूबल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या है भैया, एक मोल में कितना फ्रैक्शन N2 का है, यही मतलब है ना। अब वो कह रहा है भैया 10 मोल पड़े हैं, तो एक मोल में इतना है, तो 10 मोल में कितना होगा, 4 × 10⁻⁻5 × 10, तो कितना आ जाएगा जी ये, 4 × 10⁻⁴। इतना जो है आपका सोल्यूबल होगा N2 10 मोल ऑफ वाटर में 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर। तो क्या आ गया, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। यू हैव टू मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझना है भैया, सेम जैसे वहां पढ़ा था अब यहां पढ़ेंगे। किस में पढ़ा था भैया, सॉलिड का लिक्विड में पढ़ा था, यहां पढ़ेंगे भैया गैस का लिक्विड में टेम्परेचर के साथ क्या होता है भैया। तो हमने जब देखा भाई यहाँ पे भी एक चीज हो रही है कि सोल्यूट आपका किसमें, सोलवेंट में डिसॉल्व हो रहा है ना, तो यानी कि इस साइड जाने के लिए डिसोल्यूशन लग रहा है और आपको क्या मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। यहाँ से यहाँ भी जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस से भी जा रहे होंगे, गैस मॉलिक्यूल तो मूव करेंगे ना। एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, यानी यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम है। और जब ये डिसॉल्व होता है, ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करता है ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है गैस की किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट में, ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। बहुत बढ़िया। तो जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। गैस की सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर डिक्रीज कर जाएगी। बहुत बढ़िया, यहां तक मामला समझ में आ गया। इसी वजह से क्या होता है, जो आपका सी होता है, सी है ना, तो जब आपका धूप पड़ेगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी और उसकी वजह से जो सोल्यूबिलिटी है गैसेस की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसमें, पानी में। और एक्वेटिक लाइफ को क्या होगा, दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना। और अब कहोगे आप तो नीचे तो ज़्यादा होनी चाहिए, पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से ही तो पानी में क्या हो रही थी, सोल्यूबल हो रही थी गैस। तो ऊपर ऊपर तक तो सोल्यूबल रहेगी, नीचे तो रहेगी नहीं, तो नीचे रहेगा नहीं, एक्वेटिक लाइफ नीचे रहेगी नहीं, ऊपर रहेगी। पर अगर मैं टेम्परेचर भी बढ़ाता रहूँगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा भैया, सोल्यूबिलिटी उन गैस की जो होनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा भैया, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको दिक्कत आएगी। चलिए, उसने इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी समझाया। उसने क्या किया, दो अलग अलग गैसेस के लिए टेम्परेचर के साथ उनकी सोल्यूबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में देखी। कौन कौन सी गैसेस थी, O2 और N2। उसने क्या देखा भैया, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या कर रही है, O2 एज वेल एज N2 दोनों के लिए क्या कर रही है भाई, डिक्रीज कर रही है। और उसने एक चीज और बताई कि भाई O2 की सोल्यूबिलिटी N2 से क्या है, ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं KH वैल्यू की बात करूं, हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात करूं, तो किसका ज्यादा किसका कम, तो O2 का कम होगा और N2 का क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। क्योंकि KH की वैल्यू बढ़ती है तो सोल्यूबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। चलिए, हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देख लिया गैस में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे देखा, हेनरी लॉ कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देख लिया। सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में हमें, नेचर के बारे में पता ही है। अब आते हैं भैया किस पे, एप्लीकेशन पे। हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है, तो एक तो हमने वही देख ली भाई कि क्या, जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो CO2 क्या करने लगती है, उस ड्रिंक में क्या करने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है। क्यों, प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका गैस जो है वो पानी के अंदर क्या करने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी। तो सोल्यूबिलिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर प्रेशर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है स्कूबा डाइवर्स, जो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें है। स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं भैया सिलेंडर और नीचे लेके जाते हैं भाई। जब वो ऊपर नीचे जैसे जैसे लेके जाते हैं तो आपकी जो गैस है वो ब्लड के अंदर, आपकी ब्लड के अंदर नाक के थ्रू क्या करने लगती है भैया, ब्लड के अंदर जाने लगती है, और ब्लड के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी उस गैस की क्या करने लगती है भैया, बढ़ने लगती है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और आपकी ब्लड में सोल्यूबिलिटी गैस की क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। फिर जैसे ही आप ऊपर आने लगोगे, ऊपर आने लगोगे, ऊपर आने लगोगे तो प्रेशर क्या करने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रेशर कम होने लगेगा तो जो आपकी गैस जो सोल्यूबल थी ब्लड के अंदर, अब वो बाहर आने लगेगी। और एकदम स्पीडली अगर आप बाहर आए, स्पीडली बाहर क्या आएगा, एकदम स्पीडली आपका प्रेशर डिक्रीज करा तो आपका क्या होगा, वो गैस बबल की फॉर्म में निकलेगी और बबल बनने लगेंगे। और अगर कैपिलरी में बबल बनेंगे, यानी ब्लड जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें बबल बनेगा, तो एक सिचुएशन आएगी जिसको क्या कहते हैं हम, बैंड्स। और उस बैंड्स की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हीलियम गैस को भी उस सिलेंडर में भर के लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्या हो जाती है, आमतौर पे कम हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं जी, अब जब हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों पे जाते हो जब आप, तो आपका एल्टीट्यूड क्या होता है, हाई होता है। एल्टीट्यूड मतलब ऐसे ऊंचाई। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर जो होगा वो कम होगा। प्रेशर कम होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर तक जाएगा नहीं, है ना। दिमाग आपका चलेगा नहीं, दिमाग आपका चलेगा नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, वीक फील होगा और आप दिमाग से सोच नहीं पाओगे। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं जी, एनोक्सिया। तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर के कम होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसमें, ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका दिमाग तक जाएगा नहीं तो सोचने में तकलीफ हो जाएगी। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं जी, एनोक्सिया। तो ये सभी थी क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इनको दूर किया जाता है। ऐसे ही लोगों को पहाड़ों पे चढ़ने दिया जाता है, जैसे एवरेस्ट वगैरह पे, जो क्या हो, फिट हो। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं भैया, लिमिटेशंस। हेनरी लॉ की लिमिटेशन, मैंने क्या कहा भैया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस। प्रेशर किसका, उसी गैस का, ऐसा सा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इट मीन्स कि हेनरी लॉ फॉलो नहीं हो रही, है ना। यही तो गेम है। तो मैं किसी भी गैस के लिए स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं बना तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं हो रही है तो अच्छी बात है। तो कुछ कुछ सिचुएशन में गैसेस हेनरी लॉ फॉलो नहीं करती। ऐसी कौन कौन सी गैस है, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, जब हेनरी लॉ का प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होता, गैस का प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होता, हेनरी लॉ फॉलो नहीं होती। बहुत बढ़िया जी। जब टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होता तब हेनरी लॉ फॉलो नहीं होती। तो चलिए आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस में क्या है भैया, ना तो द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, गैस का प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होना चाहता, तब हेनरी लॉ आराम से फॉलो हो जाएगी। अगला है जी, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, आपकी जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे, अगर रिएक्ट करती है तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगी। अगला क्या, द गैस शुड नॉट अंडरगो, द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, गैस जो है आपकी सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट ना हो। तब भी अगर डिसोशिएट हो जाती है तो आपकी हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगी। तो ये 4 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, लर्न बाय हार्ट करके याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट सवाल इन पे जनरली कम बनता है, पर अगर बन गया तो आ जाएगा। क्योंकि जेई मीन्स क्या है भाई, जेई मीन्स 8 पेपर पूछ रहा है, तो कहीं से भी सवाल बनाने की कोशिश करेगा। हम आपको यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड करेंगे जहाँ से सवाल आ सकता है, हर एक जगह से सवाल आप कर पाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए।
नेक्स्ट देखते हैं जी, हमने क्या देख लिया, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड के अंदर आप डाल रहे हो। तो तीन तरह के, जब आप लिक्विड को लिक्विड में डालते हो तो जनरली या तो सोल्यूबल होगा या सोल्यूबल नहीं होगा या पार्शियली सोल्यूबल होगा। तीन तरह के केस बनते हैं और इसको क्या कहते हैं भैया, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड या फिर कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड या फिर पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। सेम कौन सा सोल्यूबल होगा कौन सा सोल्यूबल नहीं होगा, अगर उसकी बात करूं तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा भैया, लाइट डिसॉल्व लाइट। आपका जो दोनों लिक्विड के बीच में इंटरेक्शन अगर सेम टाइप की होंगी तो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर इंटरेक्शन सेम टाइप की नहीं होगी तो कैसा होगा भैया, इनसोल्यूबल रहेगा वो। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूँ और डिटेल में तो मैंने जैसे पढ़ा था कि पोलर वाला पोलर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में। बहुत बढ़िया। तो कंप्लीटली मिसिबल है मतलब इंटरेक्शन मैच कर रही हैं। व्हेन बोथ द लिक्विड्स आर पोलर और नॉन पोलर दे मिक्स कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। इनका एग्जांपल क्या, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, या फिर बेंजीन एंड हेक्सेन को अगर आप मिक्स करोगे तो वो कंप्लीटली सोल्यूबल या कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। अगला आ जाते हैं कंप्लीटली इमिसिबल, यानी पोलर वाले को नॉन पोलर में मिला रहे हो और या फिर नॉन पोलर वाले को पोलर में मिला रहे हो। व्हेन वन लिक्विड इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर, तब क्या बनेगा आपका, कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। एग्जांपल क्या है, बेंजीन एंड वाटर। बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर, और H2O कैसा है आपका पोलर, तो वो मिसिबल नहीं होंगे। एक लेयर बन जाएगी और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपका तैयार होगा। नेक्स्ट आ जाती पार्शियल मिसिबल, यानी कि थोड़ा सा मिसिबल हो, थोड़ा सा क्या हो जाए, मिसिबल हो जाए, यानी थोड़ी सी इंटरेक्शन मैच कर रही हो और थोड़ी इंटरेक्शन मैच ना कर रही हो। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, व्हेन टू लिक्विड्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर इन नेचर एंड आर नॉट डिसिमिलर इन नेचर, ना तो एग्जैक्टली क्या हो सिमिलर हो ना एग्जैक्टली डिसिमिलर हो, ऐसे लिक्विड्स क्या बनाएंगे, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन बनाएंगे। एग्जांपल क्या है, इथर एंड वाटर। इथर जो है वो पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, क्यों, CO बॉन्ड है तो उसमें पोलैरिटी है ना, और ज्यादातर पोर्शन R ग्रुप का है तो वो कैसा है, नॉन पोलर टाइप है ना, हाइड्रोफोबिक है, तो वो क्या करेगा, पानी में डिजोल्व होने से मना करेगा। तो थोड़ा डिजोल्व हो जाएगा, थोड़ा डिजोल्व नहीं होगा। तो ये था हमारी सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए, इन्हीं अच्छे टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर।